वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। यूनिट 2 स्टार्ट करें बेटा आज। राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र मतलब देश का कैसे निर्माण किया, देश कैसे बनाया, और राज्य कैसे कैसे हमने बनाए। कब की बात है? आज़ाद होने के बाद की बात करेंगे इसमें हम। सिलेबस देख लीजिए एक बार। यूनिट 1 पूरी हो चुकी है। यूनिट 2 आपकी है जिसमें ये एक ही चैप्टर है, जिसमें मेन फोकस किस चीज़ पे किया जाएगा? राज्य और राष्ट्र के निर्माण पे, कि कैसे बनाया गया। रियासतों का एकीकरण, अलग अलग रियासतें थी जिसे प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, वो सारी जो थी राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, फिर कैसे उनका पुनर्गठन किया, पहले कैसे उनको मिलाया, ये सारे टॉपिक में बात होगी। ये मेरी इंस्टा टेलीग्राम की आईडी है। कोई भी क्वेश्चन कोई आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आईडी पे सारा आपका जितना भी स्टडी मटेरियल होता है मिल जाएगा। ये वाली जो पीपीटी आपको सारी वहाँ मिल जाएगी। नोट्स के लिए शॉर्ट नोट्स बना लेना, और प्रीवियस है जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, हैंड रिटन मेरे खुद के नोट्स सब वहाँ पे है। स्टार्ट करेंगे। अब देखो बेटा, किन रियासतों को अलग देश बनना था। बात किस पे आएगी? इन पे, रियासतों पर। 3 ऐसी रियासतें आएंगी जो दिक्कत करेंगी। स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 47 में। जब हुआ क्या है, ब्रिटिश वाले यहाँ से चले जाएंगे छोड़ के। जाएंगे कैसे? कि जो हमारा इनका एरिया था ना, ये ब्रिटिश भारत वाला, जो ये येलो वाला ना, ये सारा क्या है? ब्रिटिश भारत वाला। इन पे इनका पूरा पूरा पूरी अधिकार था, पूरा कब्जा था, 100%। प्रिंसली स्टेट क्या थे? ये वाले एरिया, यहाँ पे राजा रह रहे थे, राजाओं के घर थे, शासन था राजाओं का। पर क्या था? इनके अधीन था, ब्रिटेन वालों के अधीन। ब्रिटेन वालों ने क्या देखा था कि इतनी बड़ी जगह है, सब ऊपर कब्जा किया नहीं जा सकता, सबको संभाला भी नहीं जा सकता। थोड़े थोड़े राजाओं को ना इनका हक दे दो, थोड़ा थोड़ा, कि इनके जो महल वहल थे ना, इनके बस बस वही बचे थे। पावर तो इनसे छीन ही ली थी, बस इनको महल दे दिए, इनको रहने की जगह दे दी, और ये बोल दिया कि तुम हमें एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारा जो इतना एरिया ना इसमें तुम शासन कर लो, पूरे देश पे तुम्हारा कोई शासन नहीं है, तुम्हारा जो एरिया इस पे तुम हल्का शासन कर सकते हो, तुम अपने निर्णय वगैरह तुम्हारा काम वाम चला लो, पर ये हमारे अधीन होगा सब कुछ। तो जो यहाँ के राजा थे उन्हें पता था कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ब्रिटिश वाले इनसे लड़ा नहीं जा सकता, तो राजाओं ने ना इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये इनकी पूरी स्टोरी हो गई कि सारे प्रिंसली स्टेट, जिसे रियासतें कहा जाता है, वो ये थी, और ब्रिटिश वाले अलग थे। अब क्या कि जब ये गए हैं ना 47 में ब्रिटिश वाले, तो ये इसको ऐसे को ऐसे ही छोड़ के चले गए कि जो जिसका था वो उसको ही दे के गए। ऐसा नहीं कि इन्होंने पूरा ये भारत बना के गए, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे पाकिस्तान वाला हिस्सा कट चुका था, पाकिस्तान यहाँ से पूरा कट गया, यहाँ बना पाकिस्तान। और ये जो आपका इंडिया है, इसमें कितनी रियासतें थी टोटल? आपकी 552 रियासतें थी। ठीक है, अब इनको कैसे विलय करवाएंगे, क्या करवाएंगे, ये पूरी स्टोरी चलेगी। और इस सब में सबसे बड़ा हाथ किनका? इनका। इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे भारत में जो सबसे बड़ी मूर्ति है ना, वो इनकी है। तो ये जो हमारा देश ये एक आज बना हुआ है ना, इनकी देन है। वरना क्या होता है, यहाँ बीच में ये जो है ना हैदराबाद, ये दिक्कत कर रहा था, ये कह रहा था मुझे पाकिस्तान में मिलना है। यहाँ था कश्मीर, यहाँ भी दिक्कत आ रही थी, और एक जूनागढ़ में दिक्कत आ रही थी। 3 थे ये पूरे टोटल। अब जो ये आज़ादी हुई हमारी, हम आज़ाद हो गए, यहाँ से पाकिस्तान आपका बट गया, ब्रिटिश वाले गए, तो ये 50 कितनी थी? 552 थी, जिसमें से 549 जो थी ना, वो हाँ भर दिया उन्होंने कि हम भारत में मिल रहे हैं। उनके पास 3 ऑप्शन थे, सबके पास टोटल 3 ऑप्शन थे, या तो पाकिस्तान में रह चले जाएं, या भारत में मिल जाए, या एक स्वतंत्र राज्य बन के रह लें। किसी में ना मिले, हमें अकेले रहना, ऐसे हो जाए कि हम स्वतंत्र रह रहे हैं। 552 में से 49 ने, इन्होंने जा जाके सबके पास जा जाके, एक एक के पास, सोचो कितने सारे हैं, 549 है, इतने सारे रियासतों में जा जाके इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी खुद की सूझबूझ से, अपनी समझदारी से इनको मना लिया। 549 रियासतों को कि तुम भारत में मिल जाओ, पाकिस्तान की तरफ ना जाओ, हम एक अच्छी रियासत, हम एक अच्छा देश बनाएंगे, संविधान होगा, चुनाव होंगे, सब कुछ होगा, ऐसे इनको विश्वास दिला दिया और मिलवा लिया। विलय पत्र पे सिग्नेचर करवा लिए। विलय पत्र था एक, कि एग्रीमेंट है कि आप भारत में मिल जाओ, उस पर इन्होंने सिग्नेचर ले लिए। बचे 3। इनका क्या दिक्कत थी? ये जो था यहाँ पे हैदराबाद, ये क्या कह रहा था कि मुझे जाना है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ की ना ये जो शासक वगैरह थे ये भी मुस्लिम थे, इनको चाहिए था कि मुझे पाकिस्तान में मिलना है, मुझे पाकिस्तान बनना है। अब क्या कि हमारे बिल्कुल देश के बीच में है, देखो यहाँ पे है। अगर मान लो पाकिस्तान का ये वाला पार्ट यहाँ पे होता तो कितनी दिक्कत होती। एक तो यहाँ पाकिस्तान था, 71 में अलग हुआ है, ये बांग्लादेश जो बना था 71 में बना है हमारे बाद में। ये पाकिस्तान था
पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान अलग अलग थे, यहाँ भी पाकिस्तान था, यहाँ भी पाकिस्तान था। अब इसमें यहाँ ये और पाकिस्तान बनना चाह रहा था। ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। अगर ये यहाँ बन जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती, क्योंकि सोचो हमारी आर्मी तो फिर 24 घंटे इसी की रक्षा करती रहती कि ये बीच में है, हमारी सुरक्षा का क्या होता। तो इसको मनाना बहुत मुश्किल था और मनाया गया भी नहीं, समझा भी नहीं पाया मैं इनको। इनके साथ क्या किया जाएगा, सैनिक कार्रवाई, मतलब पूरा युद्ध, कि हमको इसको पूरा जो भारत था उसको इसके ऊपर अटैक करना पड़ा और इससे लड़के जीता गया, फिर इस पर कब्जा किया गया, फिर इसको भारत बनाया है। ठीक है, जो आपका कश्मीर है उसको विलय पत्र से मिलवा लिया गया। विलय पत्र मतलब सिग्नेचर करा के आराम से बात करके हो गया ये। जूनागढ़ में क्या हुआ है आपका, उस पर हुई है वोटिंग, जनमत संग्रह हुआ है, क्योंकि जो वहाँ का राजा था वो क्या चाह रहा था कि पाकिस्तान में मिलना है, लेकिन जनता क्या चाहती थी, नहीं हिंदुस्तान में मिलना है। तो ऐसे इनका 3 जो रियासतें इनका सॉल्व हुआ था। ये पूरी स्टोरी हमें आगे पढ़नी है, रियासतें क्या हैं, ये सारी चीज़ें अब हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब पढ़ेंगे सरदार पटेल ने देशी रियासतों को भारत में विलय कैसे किया। देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ। आखिर 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 रियासतें, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, तीनों का हमें आगे डीप में पढ़ना है, छोड़कर उस लौह पुरुष ने सभी रियासतों को भारत में मिला लिया था। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। लौह मतलब क्या, कि लोहा जो था बहुत स्ट्रांग होता है ना, एकदम खतरनाक, ऐसा इनका व्यक्तित्व था, तो इनको लौह पुरुष कहा जाने लग गया था। और इनकी जो मूर्ति है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो लोहे से ही बनी हुई है, लौह पुरुष के नाम से ही है, और वो अलग अलग जगहों से उनके लिए लोहा मंगाया गया था। ऐसे बहुत बड़ी स्टोरी है उनकी। तो ये क्या है कि उस लौह पुरुष ने सभी रियासतों को भारत में मिला लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इतनी सारी रियासतें, पूरी 549 रियासतें उन्होंने मिलवा ली। इन 3 रियासतों ने भी जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 में, 9 नवंबर को ही, थोड़े दिन बाद ही, ठीक है, को मिला लिया था। यहाँ पे क्या है, सिंपल से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ जनमत संग्रह हुआ, मतलब सर्वे हुआ, वोटिंग हुई, जिसमें जनता ने क्या बोला, हमें तो भारत में जाना, तो भारत में आ गए। ठीक है, जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया, और जूनागढ़ का नवाब जो था वो गायब हो गया, भाग गया, तो फिर क्या, हमारा ही हो गया, वो गया वो। अब क्या, 15 अगस्त 1947 जूनागढ़ भारत का विलय क्यों नहीं हुआ। ये जूनागढ़ वाली स्टोरी बता रहे हैं कि क्यों ये विलय नहीं हुआ। ठीक है बेटा, अब एक एक करके तीनों जो है उनके बारे में डीप में पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत थी, बस ये तीनों पढ़नी है। जूनागढ़ का भारत में विलय क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत थी। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी भारत में शामिल हो गए थे। फरवरी 1948 में, 1 साल बाद जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया, 1 साल बाद हो गया, जिसका मुख्य कारण लोगों की भारत का हिस्सा बनने की इच्छा थी। लोग हमारी तरफ ही आना चाहते थे कि हमें भारत में ही जाना है। राजा इनका जो था जूनागढ़ का, वो क्या चाह रहा था, मुझे पाकिस्तान में जाना है, मुझे पाकिस्तान से मिलना है। तो क्या हुआ, एंड में छोड़ के ही भाग गया था। जबकि नवाब चाहते थे कि यह पाकिस्तान में शामिल हो, लेकिन क्या है, जनता ज़्यादा थी, वोटिंग वगैरह, तो जनता जीत गई, वो जो नवाब था वो खुद छोड़ के चला गया। ऐसे इनकी ये पूरी स्टोरी हुई है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि इनका जनमत संग्रह से हमारे अंदर इनका विलय हो गया, ये बिल्कुल बेसिक है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि जूनागढ़ में क्या है, शासक जो था वो मुस्लिम था, जनता क्या थी, हिंदू थी, अधिकांश मोस्टली लोग क्या थे, हिंदू थे। वो हिंदुस्तान की तरफ थे कि हमें हिंदुस्तान में मिलना है, हिंदुस्तान में मिलना है। पर क्या है, इसने, जूनागढ़ का जो राजा, इसने सोच रखा था कि मैं पाकिस्तान में ही मिलूंगा, पाकिस्तान से ही मिलना था इसे। पर नवाब ने तर्क दिया, क्या था, अब यहाँ देखो, हमारा अगर मैं भारत की शेप बनाऊँ, ऐसे मान लो, अगर ऐसे है, अब अगर देखो भारत, आप इसे मान लो एक बार, देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं, मैं मैप नहीं बना सकती ढंग से, ठीक है, और अभी बनेगा भी नहीं इतनी छोटी सी जगह में। भारत अगर ऐसे है तो पाकिस्तान इस तरफ था, जूनागढ़ यहाँ पे है, इस तरफ है, बीच में है। अब ये यहाँ से यहाँ, इसकी कोई सीमा लग भी नहीं रही थी, पर इसको क्या है, मिलना था। ये क्या कह रहा था कि इसने तर्क दिया कि जूनागढ़ से पाकिस्तान समुद्री मार्ग से जाया जा सकता है, जूनागढ़ से ना, ये ऐसे ही समुद्री मार्ग से जा सकते हैं, तो हमें ना इसमें विलय होना है। पर जनता क्या चाह रही थी कि नहीं, हमें तो पाकिस्तान में ही विलय होना है। अब क्या हुआ है इस टाइम पीरियड पे कि 14 अगस्त जब ये आज़ाद हुआ 1947 में, नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। नवाब ने डायरेक्ट डिसाइड कर लिया और घोषणा भी कर दी। पर क्या है, जनता नाराज हो गई, और क्या है, इस विलय को, जो ये विलय इसने घोषणा करी कि मैं तो पाकिस्तान में ही मिलूंगा, 13 सितंबर को इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने मंजूरी दे दी, क्योंकि उनका तो फायदा ही है, उनका देश बड़ा हो रहा है, उसको तो और दिक्कत थी हमारे देश से। भारत पाकिस्तान की बहुत खतरनाक, 36 का आंकड़ा था उस टाइम पीरियड पे, तो उनके तो फायदे की बात है। तो उन्होंने क्या किया, मंजूरी दे दी। जनता नाराज हो गई कि अब क्या करें, जनता ना आक्रोश में थी। तो क्या है, जनता सारी हिंदू, वो अकेला एक मुस्लिम, तो उसको जान का भी खतरा था।
तभी वो भागेगा। तब क्या है, जनमत संग्रह का ही ऑप्शन रखा गया कि जनमत संग्रह कर लेते हैं। गांधी जी ने यहाँ पे ऑप्शन रख दिया कि इसमें ना वैकल्पिक सरकार का गठन कर दिया, कि हम एक वैकल्पिक सरकार बनाते थे। सब इसको सॉल्व करना चाहते थे कि करें क्या, कैसे कैसे इसको ठीक करना है। ठीक है, सैनिक टुकड़ियों को भी भेजा यहाँ पे ये दिक्कत चल रही थी लड़ाई की आपस की, इस रियासत को कैसे वापस हम लें, क्या करें। तो अब क्या हुआ, इस सारी सिचुएशन में जब यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि जनता कह रही नहीं भारत में जाना है, राजा कह रहे नहीं मुझे तो पाकिस्तान में जाना, अब जो राजा ये एंड में क्या है, भयभीत होकर नवाब कराची भाग जाएगा। अब वो गया, खत्म। तो अब क्या होगा, भारत सरकार में शासन को सौंप दिया जाएगा ये पूरा का पूरा जूनागढ़। ऐसे इसकी स्टोरी हुई है बस। नेक्स्ट आपका क्या है, हैदराबाद। ये है दिक्कत वाला टॉपिक। इसमें क्या दिक्कत थी, हैदराबाद को पाकिस्तान में हर हाल में मिलना था। अब देखो बेटा, इनकी हैदराबाद वालों की ना आबादी बढ़ी है, देखो 1.7 करोड़ है, जो कि एक बड़ी संख्या उस समय के हिसाब से। अब तो देखो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे भी दिक्कत क्या आ रही थी, सेम दिक्कत जैसे जूनागढ़ में थी कि राजा मुस्लिम जनता हिंदू। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 87% आबादी हिंदू थी, राजा मुस्लिम था, जो क्या चाह रहा था कि मुझे हर हाल में भारत में नहीं मिलना बस। ठीक है, परंतु रियासत का शासन नजीम उमरा अली था, इसका नाम क्या है ना, निजाम आसमान अली के हाथों में थी, इसका नाम लिख लो। ये था, अब ये मुस्लिम संगठन से जुड़ा हुआ था, अपने स्वतंत्रता अस्तित्व के सपने देख रहा था कि भाई मुझे नहीं रहना इनके साथ, मुझे तो स्वतंत्र होना है, वरना पाकिस्तान में जाऊंगा। बहुत सारा पैसा वगैरह ना, बहुत सारे हथियार वगैरह इसने पाकिस्तान को दे दिए थे कि हिंदुस्तान कब्जा करने आ रहा है, लड़ाई होगी तो ये हथियार लेगा। तो इसने बहुत सारा पैसा पाकिस्तान को भिजवाया था। अब ये हमारी क्या दिक्कत थी, हम इसको छोड़ नहीं सकते थे आज़ाद, क्योंकि हमारे बिल्कुल देश के बीचों बीच बना हुआ है। इसकी स्थिति के हिसाब से भारत की शांति और सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर खतरा था ये। अगर ये बीचों बीच, अगर हमारे देश के बीचों बीच पाकिस्तान एक बन जाता, ठीक है, पाकिस्तान में अगर ये विलय हो जाता तो अब क्या है, ये मानने वाला तो था नहीं आराम से। तो इसने हैदराबाद का निज़ाम है, इसने उस मुद्दे को यूएनओ तक में उठाया, वहाँ भी गया ये। लेकिन क्या कि हमने क्या किया, फटाफट इसका हमने क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या है, ऑपरेशन पोलो स्टार्ट कर दिया। ऑपरेशन पोलो कब किया, 1948 में कर दिया। 7 में आज़ाद हुए, 48 में 3 दिसंबर को स्टार्ट कर दिया। भारतीय सेना को भेज दिया लड़ने के लिए। अब क्या है, हैदराबाद का ये जो था, इसने देखा कि नहीं जीत पाऊंगा, तो फिर इसने क्या है, आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे इसने हार मान ली, तो आत्मसमर्पण किया, भारत के जो ये था हैदराबाद विलय हो गया। ठीक है, तो पूरी लड़ाई हुई है, ऑपरेशन पोलो के तहत हारा है ये, आराम से माना नहीं। और लास्ट क्या है आपका, कश्मीरी मुद्दा। कश्मीर हमारे देश के ऊपर ऐसे बना हुआ है, हमारा देश अगर यहाँ है तो ये ऐसे ऊपर बना हुआ है। इसको स्वतंत्र ये छोड़ा गया था, स्वतंत्र था ये, अपने अलग से था, मगर क्या है, यहाँ से पाकिस्तान ने इस पे हमला कर दिया, कबायली वॉर किया इसने, कबायली युद्ध था ना उसका नाम, कबायली आक्रमण। अब इसने, यहाँ का जो राजा था हरीश सिंह जो था, उसने क्या किया, भारत से हेल्प मांगी, भारत में विलय होने की इच्छा जाहिर की, और उसने शरण ली कि मुझे हेल्प चाहिए। तो हमने उससे विलय पत्र पे सिग्नेचर करवा लिया कि भाई हमारे साथ आ जा, तो इसने कर दिया सिग्नेचर। तो ये कश्मीर पूरा हमारा हो गया ना, विलय पत्र पे इसने सिग्नेचर कर दिया, तो ये पूरा हमारा हो गया। पर ये जो है पाकिस्तान, इसने इतना हिस्सा, ये वाला आधा हिस्सा छीन लिया। पीओके कहते हैं जिसे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसने ले लिया। और ये बोलता है कि ये कश्मीर मेरा है, पूरा कश्मीर अपना बताता है ये, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, क्योंकि विलय पत्र पे सिग्नेचर हुए हैं। जो वहाँ का राजा था, जो वहाँ का ओनर था, उसने हम भारत में मिलने के लिए बोल दिया, सिग्नेचर उसने कर दिया विलय पत्र पे, तो हमारा हो गया ना। पाकिस्तान अपना बताता है, सोते जागते बैठते हर वक्त वो ये बोलता है कश्मीर हमारा है। स्टोरी देखो बेटा, राजा का नाम क्या है, राजा हरीश सिंह। ठीक है, लगभग 3/4 4 हिस्सों में अगर बांटे, उसमें 4 में से 3 हिस्से कौन थे, आबादी मुस्लिम थी, राजा हिंदू था। बहुत बड़ा एरिया है ये, जनसंख्या देखो इसकी इतनी है, तिब्बत, चीन, ठीक है, इन सबसे इसकी अफगानिस्तान से सीमाएं मिल रही है। ये पूरी स्टोरी हो गई। यहाँ का राजा क्या चाह रहा था, स्वतंत्र रहना चाह रहा था। हम क्या चाह रहे थे कि वेट एंड वॉच की नीति रखी हमने कि रुक जाओ देख तो क्या करता है, मान नहीं रहा, स्वतंत्र रहना चाह रहा तो क्या होता है। पाकिस्तान उसे अपने में मिलाना चाहता था, वो अकेला रहना चाहता था, हमने कुछ फोर्स नहीं किया। नेहरू क्या चाह रहे थे कि कश्मीर को भारत में मिला दिया जाए, इसके पक्ष धरते, पर ये कि हमने हमला नहीं किया किसी के ऊपर, तमीज़ से प्यार से मना रहे थे सबको। बस एक वो हैदराबाद को छोड़, क्योंकि वहाँ तो बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई थी। कश्मीर के साथ हमने ऐसा कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने उसके ऊपर हमला कर दिया। फिर वो डर गया कि अब यहाँ में मेरा बचना नहीं है, कुछ नहीं बच पाऊंगा, ना दे अपना ये एरिया बचा पाऊंगा। उसने भारत में विलय पत्र पे सिग्नेचर कर दिए, हमारा हिस्सा हो गया, पर पाकिस्तान माना नहीं। ये बेटा कि जो कश्मीर वाला टॉपिक है बड़ा ही विवादास्पद है,
ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते कश्मीर हम में विलय हो गया। पूरी ये स्टोरी है इसकी। ऐसे कश्मीर हम में विलय हो गया। बस ये कि पाकिस्तान बोलता है नहीं वो मेरा हिस्सा है, बट वो है हमारा हिस्सा। अब हमने उसका क्या किया है, हमने उसको क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया है। जो ये वाला पूरा हिस्सा है लेह लद्दाख वाला, उसको पहले तो उसके रूल चेंज कर दिए। जो धारा लगी हुई थी, आर्टिकल जो थे 377 वालों हटा दिया, और इसकी सारी सत्ता क्या है, केंद्र सरकार के हाथ में चली गई। इसको हमने क्या बना दी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब सिचुएशन ठीक है। ये पूरा स्टोरी इसकी आपको बतानी है। लास्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। सारे राज्य रियासत मिल गई, बन गया आपका भारत। ऐसा ऐसा दिख रहा था। अब इनके जो ये क्षेत्रों की सीमा है ना, ये जो राज्यों की सीमा, इनका पुनर्गठन किस आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, कि एक भाषा बोलने वाले एक एरिया के लोग, मराठी बोलने वाले ये महाराष्ट्र के लोग, ठीक है, तमिल बोलने वाले ये तेलुगु लोग, ऐसे ये वाला इस सिस्टम से लैंग्वेज के आधार पर मांग रहे थे ये। और दक्षिण वाले जितने भी ये रियासतें थी, जो ये एरिया थे, ये क्या कहते थे कि हम पे हिंदी मत थोपना, कि हिंदुस्तान है, हिंदू लोग ज़्यादा, तो अपनी हिंदी हम पे थोप दें, हम भारत का हिस्सा ही नहीं रहेंगे फिर। तो ये दिक्कत आ रही थी। तो इस दिक्कत को कैसे सॉल्व किया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। पहले से पढ़ लेते हैं। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने सबसे पहले भाषा के आधार पर ही 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। बाद में भाषा के आधार पर ही समय समय पर इनका बंटवारा करने की मांग होती रही और 65 साल में ये राज्य 14 से 28 बन गए। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ी है। अब 28 राज्य हैं हमारे, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये उस टाइम पे 14 राज्य बने थे। किस लैंग्वेज के आधार पर बने थे, ये पूरा इन्होंने बेसिक बता दिया कि क्या था। अब ये स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। क्या कह रहे हैं, भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन की मांग, नए राज्यों के गठन की मांग उठ गई थी। बड़े धरने प्रदर्शन हुए, हड़ताल हुई। एक हड़ताल में, भूख हड़ताल पे जो व्यक्ति बैठा वो 56 डेज तक भूखा ही रहा, और उनका नाम क्या था, श्री मुल्लू। मृत्यु हो गई उनकी। 56 डेज तक वो भूखे रहे इस बात पे कि हमें हमारा राज्य भाषा के आधार पर ही चाहिए। फिर उनकी सुनी नहीं, तो उनकी फिर मृत्यु हो गई। तो ये इतना सीरियस टॉपिक था ये। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का बहुभाषीय देश है। भारत कैसा है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला देश है हमारा। 2011 की जनगणना में अनुसार लगभग 600 भाषाएं की गणना की गई है। ये तो फिर भी कम बता रहे हैं, और भी डायलेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। 300 प्लस उपभाषाएं मान लो, ये बहुत सारी हमारे यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। ठीक है, तो आज़ादी के बाद क्या है, भाषा जो केवल पहचान से जुड़ी है, वह पितु विभिन्न क्षेत्रों के नाम भाषा आधारित है। इस कारण क्या है, स्वतंत्रता के पूर्व भाषाओं के आधार पर क्षेत्रों को अथवा राज्यों का निर्माण की मांग उठने लगी, बढ़ती चली गई। बस दिक्कत क्या थी, डर ये था कि आज तो ये ऐसे बोल रहे हो कि हमारा राज्य हमारी भाषा के आधार पर ना हो, कल को ये बोलते हैं हमारे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, हमें भारत में रहना ही नहीं है, हमारी अलग भाषा, हम सारे एक बोलने वाले हैं, हम तुम्हारे साथ क्यों रहें, मैं अलग होना है। तो दिक्कत भी थी, परेशानी भी थी कि नहीं बना रहे थे। यही कारण था कि नहीं बना रहे, क्योंकि खतरा था सुरक्षा को। अब क्या है बेटा, ये जो दिक्कत चल रही थी, इसके लिए समितियां बनाई गई। समिति क्या होती है, ग्रुप बनाए गए जो इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ देखेंगे, क्या कैसे करना, क्या दिक्कत है और कैसे सॉल्व करें इस टॉपिक को। जो इतना हंगामा हो रहा है, इतनी हड़तालें हो रही है, लोगों की जान नहीं जा रही बिल्कुल, तो इसको कैसे हम ठीक करें। तो इन्होंने क्या है, पहली समिति बनाई, SK धर अध्यक्ष थे, आयोग थे, भाषा के इसके स्टार्ट की। प्रशासन के आधार पर ही होगा, इन्होंने ये कहा, मांग नहीं मानी इन्होंने कि भाषा के आधार पे होगा। ये पहली समिति थी। फिर सेकंड समिति बनी, लैंग्वेज को उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि भाई लैंग्वेज के आधार पर नहीं बना सकते। ठीक है, कि इससे क्या होगा, जो देश है ना वो डिवाइड हो जाएगा। कल को अलग होने की मांग करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। मांग बढ़ती जा रही भाई, बढ़ती जा रही, हड़तालें बढ़ती जा रही। ठीक है, क्यों इतनी बढ़ रही थी, क्योंकि इन्होंने लोगों ने देखा था कि तेलुगु जो है ना लैंग्वेज है, तेलुगु, उसके आधार पर आंध्र प्रदेश बना है। तो उन्हें था कि जब तेलुगु के आधार पर आंध्र प्रदेश बन सकता है, तो बंगाली के आधार पर ये क्यों नहीं बन रहा। मराठी हो गई, बिहारी भाषा हो गई, अलग अलग बहुत सारी भाषाएं, उनके आधार पे हमारे भी अलग अलग बना के दो, हमें अलग चाहिए। ऐसे बहुत दिक्कत आ रही थी। तो अब इन्होंने क्या किया, फिर तीसरी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कमेटी बनाई। ये वाली मेन है, इसका नाम क्या है, अक्टूबर 1955 में बनी है ये राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट। इन्होंने क्या कहा है कि भाषा के आधार पर आंध्र के गठन के, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश के गठन के उपरांत उसके बाद में क्या हो गया, अन्य भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग, विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन को लेकर भारत में विभिन्न भागों में आंदोलन उठ रहे थे। एक बनाया तुमने, अब बाकी बोलेंगे भाई हमारे भी अलग करो, हमारी भाषा वाले लोगों का हमारा एक एरिया होना चाहिए, हमारी पूरी जगह होनी चाहिए।
ऐसे इनमें क्या है, दिक्कत आने लगी। ऐसी परिस्थितियों में आयोग के समक्ष ये चुनौती थी कि किसी प्रकार के राज्य का पुनर्गठन निर्माण का आकार क्या होना चाहिए, मतलब कैसे करें अब इसको। जनता क्या चाह रही है कि हमारी लैंग्वेज वाले जो लोग हैं उनका एक एरिया हो, हमारे राज्य में सिर्फ हमारी लैंग्वेज वाले लोग हैं, दोबारा से जो बाउंड्रीज है ना, सीमा है, उसको चेंज करो तुम। किन किन तथ्यों के ध्यान रखा जाए, क्या अभी इनको दिक्कत है कि हम क्या करें, कैसे करें इसको। तो किन राज्यों का गठन की मांग को स्वीकार किए, हम राज्यों की जो मांग उठ रही है हम उसको स्वीकार कैसे करें। जो 2 वर्षों तक गहन विचार विमर्श, मतलब 2 साल तक ही सोचते रहे कि क्या करना है, जिसके कुछ राज्यों के विशेष सदस्यों के मध्य मतभेद भी दिखाई दिए, मतलब ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट था। इसके बाद जो भी सुझाव आयोग द्वारा दिया गया, इसके परिणाम स्वरूप राज्य पुनर्गठन संबंधित अधिनियम भी संसद द्वारा पास किया गया। अब इनको डर बस इस बात का था कि अगर ये ऐसे राज्य की मांग कर रहे हैं कि हमारा राज्य हमारी लैंग्वेज वाले लोगों का रखो, तो कल को ये अलग होने की मांग भी तो रख देंगे, फिर हम क्या करेंगे। तो ये दिक्कतें थी बहुत ज़्यादा। अब क्या राज्य पुनर्गठन की प्रमुख प्रस्तुतियाँ इस प्रकार, मतलब ये क्या क्या कह रहे थे, इनकी सारी बातें बता रहे हैं, एक बार इनको रीड कर लेंगे ये क्या कह रहे हैं। भाषा के संबंध में राज्यों को बनाना, पुनर्गठन करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है, परंतु एकमात्र कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें भाषा ही सब कुछ है, उसके आधार पर ही तुम करोगे। प्रशासन और आर्थिक कारकों के साथ साथ अन्य पक्षों को समुचित ध्यान केंद्रित करना जाना चाहिए। और ये पक्ष क्या थे, एकता के, भाई कल को अखंड अलग ना हो जाए, अखंडता, एकता, सुरक्षा, ये सारे टॉपिक पे भी इनका विचार था। मेन बात ये इसको भी रख रहे थे। दक्षिण भारत के 4 प्रमुख भाषाएं तेलुगु, तमिल और कन्नड़ मलयालम के आधार पर सीमाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। जिला व तालुकों में अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोगों को बहुमत पर आधारित पुनर्गठन किया गया। इस आधार पर उत्तर भारत के राज्यों में पुनर्गठन किया जाना और विशाल हिंदी प्रदेश में 4 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये सारे हमारे जो बड़े बड़े एरिया हैं, अलग किए जाएं। ठीक है, पूर्व के प्रदेशों में भी परिवर्तन किया जाए, अलग अलग बनाया जाए। अलग सिख प्रांत के गठन के समर्थन नहीं किया गया और ना ही मुंबई प्रांत की भाषा के आधार पर बांटने की स्वीकृति दी गई। यद्यपि आयोग ने मराठी भाषा को सुदूरवर्ती जिलों में मिलाकर एक विभेद पात्र के गठन किया, इन्होंने थोड़ा सा किया इनके लिए। आयोग ने असम, बिहार और पृथक आदिवासी राज्य बनाने की मांग को विरोध किया, मतलब ये इन्होंने आधी तो मान ली, कुछ कुछ एरियाज चेंज किए, आधे मान लिए, सारे नहीं माने। जहाँ जहाँ उनको लग रहा था नहीं दिक्कत है वहाँ उन्होंने नहीं माना। ठीक है, चल बेटा, अब किसी को कुछ इसमें ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी आसान सा टॉपिक है। एक वो रियासतों वाला, 3 रियासतें, उनको क्या दिक्कत थी, पूरा डीप में हमने पढ़ लिया, क्या दिक्कत थी, कैसे थी। और ये वाला टॉपिक है, इन्होंने भाषा की मांग पे जो आधार करा, फिर क्यों नहीं बनवा रहे थे, फिर आयोग जो आया उसने क्या क्या किया, ये सारी बातें हैं इसमें। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।